खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। इस वक्त वो सब जेल में बंद थे। सालार का शदीद मूड बिगड़ चुका था, जबकि उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ने वाला नीला निशान और बाहर तिल मिलाता मीडिया कि आखिर किस बिना पर सालार मुर्तजा जेल में है, सब जानने के लिए बेताब थे। उसने एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाया और उसे कुछ पैसे देने की रिश्वत लगाई। वो सिर्फ कबीर को कॉल करना चाहता था। ये एसएचओ कोई नया था, वरना पुराने को तो वो जानता था, तभी ऐसी ठिठरी हरकत की थी कि उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया था। आरिज, उसका पीए आफान, तीनों उससे दूर ही खड़े थे। कांस्टेबल ने इधर उधर देखते उसके हाथ में अपना छोटा सा मोबाइल पकड़ा दिया और खुद सालार के आगे खड़ा हो गया। मोबाइल के मिलते ही सालार ने फौरन कबीर का नंबर डायल किया तो वो तीनों भी करीब आने लगे, मगर उसकी घूरी पर दोबारा वहीं रुक गए। आरिस तो एक लफ्ज भी लबों से आजाद नहीं कर सका था। वो तीनों गार्ड्स और जैनी अलग सेल में बंद थे। अभी तक कोई तशवीश नहीं की गई थी। कबीर की आवाज पर सालार ने गहरा सांस भरा। वो हेलो हेलो कह रहा था, नंबर नहीं जानता था। तभी उससे पहले वो फोन बंद करता, मैं जेल में हूं, फौरन मेरे पास पहुंचो। उसने लोकेशन बताकर कॉल काट दी। दूसरी तरफ कबीर पर बिजली की तरह ये खबर गिरी थी और वो एकदम बेड पर से उठा था। सालार की आवाज वो लाखों में भी पहचान सकता था। नैन उसके इतनी उजलत में भागने पर परेशान हो गई, जबकि कबीर उसकी तरफ देखे बिना बाहर निकला। अलबत्ता एक पल वो रुका था। मैं बाहर जा रहा हूं, किसी को मत बताना, उसने उसे कहा और वहां से बाहर निकल गया। अलबत्ता नैन जानना चाहती थी कि हुआ क्या है, मगर उसके तेजी से निकलने पर वो ज्यादा सवाल नहीं कर सकी और कबीर बाहर भागकर निकल गया। इसी दौरान जैन की भी निगाह कबीर पर पड़ी थी। वो परेशानी से उसके दौड़ने पर कबीर के पीछे हुआ था। बड़े भैया, कहाँ जा रहे हैं ऐसे? जैन की पुकार पर कबीर ने सर्द सांस खींची थी। बैठो गाड़ी में, उसने बस इतना कहा। जैन गाड़ी में सवार हो गया और कबीर सालार के बताए गए थाने की तरफ। वो पल की चौथाई में सालार तक पहुंच जाना चाहता था। सालार जले पांव की बिल्ली की तरह खड़ा था। 2 घंटे से वो शख्स खड़ा था। सालार, बैठ जाओ, अब कबीर को फोन कर चुके हो, फिर भी यूं खड़े हो? आफान बोला तो सालार एड़ियों के बल मुड़ा और उसका गिरेबान जकड़ लिया। बाहर से तुम्हें कुछ शोर सुनाई दे रहा है? यहाँ मेरी रेपुटेशन की माँ बहन हो गई है और तुम बकवास कर रहे हो कि तुम लोगों की तरह सुकून से बैठ जाऊं? वो धाड़ में इतनी गरज थी कि थानेदार उनके सेल तक पहुंच गया। ओए, चिल्ला क्यों रहा है? वो सालार को देखे बिना बोला था। आरिज एकदम उठा। सॉरी सर, उसने कहा। सालार अलबत्ता मुड़ा नहीं था। आफान के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। भैया, आरिज ने उसके शाने पर हाथ रखा, जबकि सालार ने वही हाथ खींचकर उससे दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ आरिज के मुंह पर दे मारा। आरिज एक पल को वहीं थम गया। मुझसे बकवास मत करना। वो अपने काम को लेकर बेहद सीरियस हो चुका था। पीए तो एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि वो दोनों उसके भाई थे। शाहद रात बरत चुका था उसका, तो शायद मार मार कर भरकस निकाल देता। सालार इन तीनों को वहीं छोड़कर फिर से सलाखों को अपने हाथों में जकड़ कर खड़ा हो गया, जैसे उन्हें तोड़कर निकल जाना चाहता हो। 15 मिनट के बामशक्कत इंतजार के बाद कबीर और जैन को अंदर आते देख उसके अंदर लगी आग और भड़बड़ाते गुस्से में जैसे मामूली सा फर्क आया था। कबीर सालार को सलाखों के पीछे देखकर एसएचओ पर बरस ही उठा। उसका भाई था वो, और आरिस भी था, वहीं आफान भी था, मगर सालार शायद उसकी बात अलग थी। कबीर को एसएचओ पहचान चुका था। आखिर को वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था और इससे पहले भी उन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। सॉरी सर, एसएचओ ने बाकायदा खुद से माफी मांगी और सालार समेत सबको बाहर निकाल लिया। बाहर मीडिया अब भी मौजूद था। इन तीनों को भी छोड़ दो। पीए की जैकेट में से चेकबुक निकाल कर एक बड़ी अमाउंट उस पर दर्ज करके सालार बेहद संजीदगी से बोला था। आरिस सालार के पीछे ही खड़ा था। कबीर ने बस उचटती हुई निगाह उस पर डाली थी, मगर सालार पर उसकी पूरी तवज्जो थी। एसएचओ ने मुस्कुराकर वो चेक ले लिया और इन सबको आजाद कर दिया। सालार ने पीए की तरफ देखा। सर, आई विल हैंडल,
वो जल्दी से बाहर भागा और मीडिया को अपनी बातों में फंसाया कि इसी दौरान सालार सर पर कैप रखे वहां से फौरन निकला था। कैमरे की आंख ने उसका मामूली सा अक्स लिया था, जबकि आरिस, कबीर, आफान, जैन मुकम्मल आए थे। सालार जल्दी से सियाह गाड़ी में सवार हो गया और इससे पहले मीडिया उस तक पहुंचता वो बिना किसी की जानिब देखे वहां से 9-2-11 हो गया। जबकि कबीर ने आरिस को बिना कुछ कहे आफान और जैन को दूसरी गाड़ी, जो कि उसने कुछ देर पहले ड्राइवर को लाने को कहा था, उसमें सवार होने को कहा। खुद भी वो गाड़ी में बैठ गया। अलबत्ता आरिस वहीं खड़ा था। बैठो गाड़ी में। आफान ने उसका शाना हिलाया, अलबत्ता संजीदा वो खुद भी था। आरिस ने आफान की जानिब देखा। आफान ने निगाह घुमा ली। जैन और कबीर चुपचाप शायद उसके मुंतजिर थे। वो गाड़ी में बैठा तो गाड़ी स्पीड से ड्राइवर ने घर के रास्ते पर डाल ली। सालार घर पहले पहुंचा था। गुस्से से बंद गेट पर भी गाड़ी दे मारी। एक जोरदार आवाज पूरे घर में फैली थी। गोया सबको अंदाजा हो गया सालार वापस आ चुका है। और दूसरी तरफ जिमल, जो वहीं लॉन में ही रोते रोते और उसका इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई थी, हड़बड़ा कर उठी और खड़ी हो गई। बहरे हो, सुनाई नहीं दे रहा? दरवाजा कब से बजा रहा हूं। नींदें पूरी हो रही हैं नवाबजादी की। वो गाड़ी का शीशा नीचे करके चिल्लाया। जिमल उसकी आवाज पहचान गई थी। उसके गुस्से से घबरा सी गई, थोड़ा करीब आ गई। लॉन के चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। इस तरह गाड़ी जन से अंदर गई। सब के सब बहरे हैं। वो भड़कता हुआ गाड़ी से बाहर निकला, कैप सर पर से उतार कर जमीन पर दे मारी और बिना इधर उधर देखे अंदर चला गया। जिमल को दुख सा हुआ। वह नजदीक ही था, चाहता तो उसे देख सकता था। उसने झुककर उसकी कैब को उठा लिया और शर्मिंदगी से चौकीदार को देखा, जिसका चेहरा उतर गया था। आप बुरा मत मानिएगा बाबा, जिमल ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। जानता हूं बेटी, सालार बहू तो कभी ऐसे नहीं बोलता। लगता है आज कुछ हो गया है, उसने कहा और दूसरी गाड़ी के लिए दरवाजा खुलने लगा। जबकि जिमल सर हिलाती अंदर जा चुकी थी। सालार सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके कदमों में भी गुस्सा था। जिमल नीचे से उसको देख रही थी, तभी कबीर की आवाज उसे अपने पीछे से आती महसूस हुई। सालार रुक जाओ। बकवास मत करो मुझसे। वो फाड़ खाने को दौड़ा। तुम्हें किसने कहा था जाओ? किसी के पीछे? वो भी ऐसे बुजदिल शख्स के पीछे? कबीर ने बिना आरज की जानिब देखकर कहा। चलो, मैं गधा हूं। सर्टिफिकेट दे दिया तुमने, अब खुश हो जाओ। वो वहीं से दू बदू हुआ। जिमल ने महसूस किया था वो बिल्कुल कबीर की इज्जत नहीं करता था, जबकि कबीर उस पर जान छिड़कता था। वो एक तरफ खड़ी उसका गैज़ो गजब देख रही थी। चलो, तुमने मान लिया, आइंदा के लिए नसीहत होगी। इनफ कबीर, मेरा कैरियर दांव पर लग गया है। आज तक मुझ पर एक स्कैंडल नहीं बना और तुम जल्दी पर तेल लगा रहे हो। वो पास पड़ा वास उठाकर जमीन पर फेंकता धाड़ा। जिमल की चीख ही निकल गई। सबकी नजरों का जाविया उसकी तरफ मुड़ गया, जबकि सालार ने उसकी चीख को कोफत से सुना और देखा था। उस लड़की के भी 2-4 चमाट लगाकर एक बार ही सारा डर निकाल देना चाहता था वो। मुर्तजा इस शोर शराबे को सुनकर बाहर आ गए। मदीहा को सख्त बुखार था, मगर वो भी बाहर आ गईं और रफ्ता रफ्ता सभी बाहर आ गए। आरिस को देखकर पूरा घर अपनी जगह जम गया था। आयत ने बस एक सिरसरी निगाह उठाई थी, वो दोबारा अपने कमरे में चली गई। ये मंजर आरिस के लिए तकलीफ दे था। तमाम मंजर पर इस ड्रामेबाजी को बंद करो और चारों मेरे कमरे में आओ। मुर्तजा लगा एक बार फिर से पहले जैसे हो गए। चारों पर कड़क निगाह डालकर वो दोबारा कमरे में जाने लगे कि सालार उनकी बात न मानते हुए दोबारा अपने कमरे में जाने लगा। सालार, मुर्तजा की आवाज में तंबीह थी। वो खून का घोंट भरकर रह गया और सबसे पहले तन फन करता मुर्तजा के कमरे में चला गया। आरिस, जैन और कबीर भी मुर्तजा के कमरे में आ गए, जबकि आफान अपने घर को निकल गया। मदीहा ने शिद्दत से ये बात महसूस की थी। उनकी जरूरत नहीं रही थी क्या अब? जिमल उनके पास आ गई। मम्मा, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप रेस्ट करें। उनको पकड़कर दोबारा जैन के कमरे में ले जाते वो बोली थी। नैन ने भी वहां जाना जरूरी समझा, जबकि बाकी सब रफ्ता रफ्ता अपने कमरों में चले गए। वो चारों अलग अलग सोफों पर बैठे थे, जबकि मुर्तजा रोलिंग चेयर पर। चारों के सर झुके हुए नहीं थे। वह जानते थे कि चारों ही ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे उनके सर झुके, मगर शायद जाने अनजाने में वो ऐसा करते जा रहे थे। मुझे बेटी की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो, मगर अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए। फिर खुशी हुई कि ये चारों मेरा बाजू हैं, हमेशा एक मुट्ठी की तरह
जोड़कर तुम चारों को रखा मैंने, मगर शायद अब जिंदगियों में मनमानियां उतर गई हैं तुम्हारी सबकी। ये शायद तुम चाहते हो मुर्तज़ा मर जाए तो तुम चारों सुकून की जिंदगी गुजारें। उनकी सख्त आवाज पर इन चारों ने पहलू बदला था। तुम्हारे साथ जो भी मसला था, इस ड्रामेबाजी के बजाय तुम उसे बता सकते थे। वो अब डायरेक्ट आरिज़ से मुखातिब हुए। आयत को दाव पर नहीं लगा सकता था। वो मजबूत लहजे में बोला, बकवास बंद करो, दोबारा आयत का नाम लबों पर भी मत लाना। कबीर गुस्से से उसे वार्न करने लगा। आरिज़ कुछ नहीं बोला। अब तुम्हें लगता है आयत क्या खुश है? मुर्तज़ा ने कबीर को रोका और आरिज़ की तरफ देखा। उनका लहजा बेलचक था। कम अज कम उस तकलीफ में नहीं है जिसकी हवा भी उसको छू जाती तो शायद खुद को माफ न कर पाता। आरिज़ ने फिर से जवाब दिया, क्या चाहती है वो लड़की? मुर्तज़ा बोले, 20 करोड़। आरिज़ ने बाप की जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो अब बता दें। कबीर जैन दोनों ने उसकी तरफ देखा था, जबकि सालार तो पहले से ही जानता था। और अब कहाँ है लड़की? मुर्तज़ा ने सालार की तरफ देखा। मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ मत पूछें। जहां भी होगी उसकी मौत बनकर इसी के पास आएगी और अच्छा है, जीना हराम कर दे साले का। वो नखुवत से बोला था, बस नहीं चल रहा था आरिज़ का मुंह थप्पड़ा दे। सालार जो पूछा है जवाब दो। मुर्तज़ा उसके ठिठरेपन से वाकिफ थे, तभी जब्त से बोले। वो कुछ देर कुछ नहीं बोला और फिर आस्तगी से बताया, फिरोज फिलहाल उसे ठिकाने लगा चुका होगा, बाकी भी मैं देख लूंगा। वो छिपकली और कितनी जुर्रत रखती है। वो सर झटक कर बोला, आज़ाद कर दो उसको। मुर्तज़ा ने हुक्म दिया। चारों ने उनकी तरफ देखा। अगर इतना ही आयत का ख्याल है इसको और जो इसने किया आयत के लिए, क्या तो उसके साथ रहकर उसकी हिफाजत करेगा ये? वो जैसे आरिज़ को सजा सुनाने लगे। बाबा आयत की जान को खतरा है। इस बीच से आरिज़ भड़का। कबीर ने भी भड़क आरिज़ को देखा। मुर्तज़ा अलबत्ता नॉर्मल थे। तो तुम किसके लिए हो? बस उसे तकलीफें देने के लिए? मुर्तज़ा ने गुस्से से कहा, अगर आयत इतनी ही अहम है तो बचाओ उसकी जान, भला अपनी जान लगा देना दाव पर। वैसे खैर तुम्हारा मामला आयत के फैसले पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। आयत वो चाहेगी जो मैं चाहूंगा और मैं मजीद ज्यादती आयत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तलाक देगा ये आयत को। कबीर की बात पर सबकी जुबान तालू से लग गई। आरिज़ पर तो गोया पहाड़ टूटा था। भैया बकवास बंद करो अपनी। जिस काबिल हो तुम्हें उसी जगह पर रखा जा रहा है। इतना ही हीरो बनने का शौक था तो अपनी बीवी को एक नजर देख लेते, उसे एतमाद में भी ले सकते थे। मगर तुमने वो किया जो तुम्हारा दिल कर रहा था। अब आयत वो करेगी जो उसका दिल करेगा। तलाक तो होगी, ये सालार था। आरिज़ ढह ही गया। तलाक का फैसला आयत पर है। अगर वो चाहती है तो ये देगा उसे तलाक। ये मुर्तज़ा थे। कम अज कम आयत सारी उम्र की तकलीफ से आज़ाद हो जाएगी और सुकून की जिंदगी गुजारेगी भैया आपके बिना। ये जैन था। आरिज़ चारों तरफ से घिर गया था। क्या हो गया है आप सबको? वो बोला। वो जैनी यहां इस घर तक पहुंच गई थी। आयत को ऑब्जर्व कर रही थी। अगर वो आयत को ये मेरे बच्चे को कुछ कर देती, मेरे पास नहीं है 20 करोड़, ना मैं उसे दे सकता हूं। वो मेरा गुनाह थी। उसके पास जाकर कम से कम आयत को और अपने बच्चे को तो प्रोटेक्ट कर सकता था मैं। आरिज़ ने असल मुद्दा बयान किया। एक बात याद रखना, फ्लॉप फिल्म के हीरो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए तकलीफ दे तो बकवास हीरो है वो। अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया को आग लगा दे, परवाह ना करे कौन है कौन नहीं, जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। असल मर्दानगी ये है। और ये जो बोकस जुमले फेंक रहे हो अपने मुंह में रखो। सालार ने उसे बुरी तरह घूरा और अपनी जगह से उठा। जितना मेरा नुकसान तुमने किया है, जी तो कर रहा है उल्टा लटका दूं। वो नागवारी से बोला। कबीर भी उठ गया, मुर्तज़ा भी उठे। आरिज़ जबकि यूं ही बैठा रह गया। आयत मुझसे कभी अलग नहीं होगी, वो जैसे तसल्ली देने लगा था। इन चारों ने कोई जवाब नहीं दिया और जैन, कबीर, सालार वहां से बाहर निकल गए। बाबा, आरिज़ ने बाप की तरफ देखा। मदद तलब नजरें थीं। जाओ यहां से, वो सख्ती से बोले और स्टडी में चले गए, जबकि आरिज़ यूं ही खड़ा रह गया। कबीर अपने रूम में चला गया, जबकि सालार अपने पोर्शन में जाने लगा कि उसे माँ के सिसकने की आवाज आई। उसके कदम जैन के रूम की तरफ मुड़ गए। नैन और जिमल के गले से लगी वो रो रही थी। मम्मा, सालार की आवाज पर सर उठाया तो सालार उनकी फूली हुई आंखों को देखता रह गया। उनके नजदीक आया और मदीहा उसके सीने से लग गई। आज तुम लोगों को मेरी जरूरत महसूस नहीं हुई? इतनी ही बुरी हूं ना मैं? मदीहा बोली और रोने लगी।
ऐसी की तैसी सबकी दोबारा पंचायत लगवा दूंगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये आपका शौहर ज्यादा नहीं नखरे दिखा रहा? देखता हूं जरा मैं। वो बोला। मत जाओ सालार, मैं माफी के काबिल वाकई नहीं। मदीहा बेबसी से बोली। आरिस भी वहीं खड़ा था। मदीहा ने आरिस से रुख मोड़ लिया। आरिस जैसे बेचैन हो गया। वो अभी एक दिन पहले उनकी आंखों की बेबसी को इग्नोर करके निकला था और आज वो उनके पास आना चाहता था कि जैन ने रोका। भैया, मम्मा की तबीयत वाकई ठीक नहीं, अभी रुक जाएं, जैन ने संजीदगी से कहा। आरिस जैन को हैरानगी से देखने लगा और सालार मदीहा को लेकर कमरे से बाहर निकला और सीधा मुर्तजा साहब के दरवाजे तक पहुंचा और धड़ से खोल दिया। ये बदतहजीब सालार ही था। मुर्तजा जानते थे मदीहा को एक नज़र देखकर चेहरा मोड़ लिया। मिस्टर मुर्तजा, मेरी मम्मा यहाँ ही रहती हैं, अब यहाँ से कहीं ना जाएं और ना ही रोएं। वो बाप के करीब आया। थप्पड़ लगाकर मुंह सजा दूंगा। बाप हूं तुम्हारा, तमीज ना भूला करो। एक तो आपको रोमांस का मौका दे रहा हूं, फिर भड़क भी मुझसे रहे हैं। वो मध्यम आवाज में मुस्कुराहट रोकता बाप को घूरने लगा। कितने कमीने मरे हैं जो तू एक हो गया। मुर्तजा उसकी आंखों की शरारत पर तब खा गए। ये कोई वर्क था इस सब बकवास का? बाय डैड, हैव अ गुड नाइट। आंख मार कर वो वहां से बाहर निकला, जबकि मुर्तजा दांत पीसने लगे उसकी मानी खेजी पर। भला उनकी उम्र थी ये शोशे सहने की? मदीहा रोने लगी। वो मदीहा से सख्त खफा थे, तभी उसे इग्नोर करके वहां से दोबारा स्टडी में चले गए। नैन भी अपने रूम में जा चुकी थी। आयत अपने रूम में थी। आरिस एक बार फिर से उसी रूम में आ गया जहां वो उसे तन्हा छोड़ गया था, जबकि जैन अपने रूम में चला गया। सालार भी अपने पोर्शन में जा चुका था, ये जाने बिना कि उसके साथ जुड़ी जिंदगी के लिए अब कोई कमरा नहीं बचा था। आयत का रूम था जिसमें ही वो रह रही थी। जिमल यूं ही खाली हाल को देखती रही। तभी उसे एहसास हुआ अफशीन का, जैसे वो उसके इर्द गिर्द हो और जैसे अभी उसे जकड़कर फिर से अदील के कमरे में बंद कर देगी। खौफ से रंग जर्द पड़ गया। यानी इतना उसके जहन पर सवार हो चुकी थी कि वो अपने आप ही उसका तसव्वुर करके घबरा गई थी। वो नहीं जानती थी कैसे, मगर उसके पाँव ने भाग कर सालार के कमरे तक का सफर तय किया था। गहरी सांसों की आवाज पर वो चौंका था। इतना थक चुका था कि अब किसी को देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने टॉवल गर्दन से निकाला और उसे सोफे पर उछाल दिया। कोई है वहां? वो आईने के सामने खड़ा पूछने लगा, जबकि एक हाथ से पूरे कमरे में कर्टन्स खोल दिए थे। कमरे की रोशनी भी कम कर दी थी। ख्वाबनाक से माहौल में छोटी छोटी सांसों की आवाज़ों ने उसे फिर से मतवज्जे किया और उसके कदम दूसरे रूम की तरफ गए। पिंक लिबास में लंबे रेशमी आबशार की मानंद बालों को यूं ही बिखेरे, दोनों हाथों को सीने से लगाए। खौफ से पसीने की चमकती बूंदों और सांसों के शोर से हलकान होती वो सालार के असाबों पर जैसे एकदम बिजली की तरह गिरी थी। गहरी नजरों में तलब की शिद्दत लिए वो उसे देखता रहा। जिमल की आंसुओं से लिबरेज नजरें उस पर उठीं। वो कोई रूम फ्री नहीं था। मुझे अकेले हाल में डर। श्श। अचानक अपनी जानिब उसे खींचकर उसने अपनी उंगली को जिमल के लबों पर रखकर जैसे उसकी टूटी फूटी बात को वहीं रोक दिया। जिमल के वजूद में सर्द लहर सी दौड़ी। घबरा ही उठी वो इस अनोखे लम्स पर जो आज से पहले उसने सालार के छूने पर महसूस नहीं किया था। सालार की उंगलियां उसके घने बालों में फिसलने लगीं। जिमल परेशानी से उसको देख रही थी। आंखों में बला की मासूमियत छुपी थी। अपने सारे डर मुझे दे दो। सालार उसकी दोनों हथेलियों को छू लिया, अपने हरारत से भरपूर लम्स से भिगो दिया।